में धमाकों के बाद आग की तस्वीरें सामने आई हैं। इधर लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। ईरानी पुलिस ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग का वीडियो भी जारी किया, जबकि हिजबुल्लाह ने इजरायल के हार्मस 450 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि महायुद्ध का 39वां दिन, अलग अलग जगहों की तबाही की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख रहे हैं जुबैल की तस्वीर, सऊदी अरब की तस्वीर देखिए, तेहरान की तस्वीर, कई जगहों पर बमबारी की गई जहां से आग की लपटें कई इमारतों से दिखाई दी और लोग बंकरों में छुप रहे हैं। जो मेहराबाद एयरपोर्ट है उसको भी टारगेट किया गया, वहां पर भी भीषण आगजनी हुई। तेहरान एयरपोर्ट की तस्वीर, लेबनान, इसके साथ ही आईडीएफ का ऑपरेशन जो लगातार चल रहा है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ईरान में आज की रात तबाही की रात बन सकती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हड़कंप की स्थिति है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय डेडलाइन तक ईरान नहीं झुकता है तो उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। और इस बीच ईरान में अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ सैनिक को निकालने की कार्रवाई थी या इसके पीछे यूरेनियम से जुड़ा कोई गुप्त मिशन था? इजरायल की गोलानी ब्रिगेड ने मोर्चे पर आने की खबरें भी लगातार फैलाई हैं, जो कि डर का विषय है। सवाल यही है कि क्या जंग परमाणु तबाही से बस एक कदम की दूरी पर है, क्योंकि डेडलाइन को याद दिला रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका कहना है कि अगर वो चाहे तो ईरान को एक ही रात में खत्म कर सकते हैं और वो रात आज की रात हो सकती है। और ऐसे में सवाल है कि जो पायलट को निकालने के लिए ऑपरेशन अमेरिका चला रहा था, क्या सचमुच वो पायलट को निकालने के लिए था या फिर यूरेनियम के बारे में जानकारी लेने के लिए? अब इसके कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज डेडलाइन खत्म होने वाली है और आज देखना होगा कि ईरान का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को अब तक ईरान मजाक में ले रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से जिस तरीके का माहौल बन रहा है, अपने अलग अलग पुलों को सुरक्षित करने के लिए वो सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान में डर है और अमेरिका की चेतावनी को गंभीरता से ईरान ले रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो डेडलाइन ईरान को दी है उसकी मियाद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। करीब 20 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन इस डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। मतलब डेडलॉक बना हुआ है और इन सब के बीच खबर मुज्तबा खामेनेई को लेकर भी है। सवाल उठ रहे हैं कि मुज्तबा खामेनेई कहां हैं? उन्हें लेकर एक इंटेलिजेंस मेमो सामने आया है। इसकी डिटेल आपको लगातार हम दे रहे हैं, एक एक अपडेट जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ईरान पर मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि डेडलाइन खत्म हुई तो ईरान में भारी तबाही मचेगी। एक रात में वो ईरान को खत्म कर देंगे। तो बदहाली की कगार पर खड़ा है पाकिस्तान, जहां आवाम आटे के लिए तरस रही है। वहां के हुक्मरान अभी भी जंग के मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने देख रहे हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। शनिवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि इस बार लड़ाई सीमा तक नहीं बल्कि कोलकाता तक होगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी दी है कि किसी भी कार्रवाई का जवाब कोलकाता में दिया जाएगा। उन्होंने जिल्लत उठाई है एक साल पहले तकरीबन जो है जो किफ़त दुनिया में उठाई है, तो सारी दुनिया जो है बल्कि उनकी अपनी आवाम जो है उनको जूतियाँ मार गई है कि 5 गुना बड़े हो तुम पाकिस्तान से, हर लिहाज से, आबादी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, फौज के लिहाज से, एयरफोर्स के लिहाज से। जो उनका हाल हुआ है उसकी तफसील जो है वो तो तारीख़ देखेंगे और ये सारी क़यामत जो है उनको जूतियाँ पड़ती रहेंगी। जिस तरह उनकी एयरफोर्स का हाल है और हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह अंदर जाके उनको जो है कोट चढ़ाई है, इस दफ़ा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह कलकत्ते तक पहुँचा के आवा। और वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कोलकाता पर हमले की धमकी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने इतिहास को याद दिलाते हुए बताया कि 55 साल पहले पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की थी जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए थे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान बंगाल पर नजर डालने की कोशिश करेगा तो भारत आतंक के आका पाकिस्तान के कितने टुकड़े करेगा ये पाकिस्तान को भी पता नहीं चलेगा। और इस दौरान उन्होंने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के उस बयान का भी जवाब दिया जहां उन्होंने ख्वाजा आसिफ के बयान पर पीएम मोदी की चुप्पी की बात कही थी। वैसे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर्स पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत यदि की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की तो उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। सर, अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया कि भाजपा की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कुछ बोला नहीं जा रहा है पाकिस्तान के स्टेटमेंट। अरे मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, मैं बोल रहा हूं, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति बोले, लेकिन इस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं। आज के 55 ईयर्स एगो यानी 55 वर्ष पहले उसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में खंड खंड हो गया, एक पाकिस्तान बना और बांग्लादेश। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। और चलिए इस बीच आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने बढ़ाई 5 किलो वाले सिलेंडर की सप्लाई। 5 किलो वाले सिलेंडर की सप्लाई को दोगुना कर रही है सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से यह फैसला हुआ है। घबराहट में खरीदारी ना करने की अपील है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को यह जानकारी दी है कि एफटीएल यानी कि 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर सिर्फ एक फोटो आईडी दिखाकर लोग खरीद सकते हैं। आप केवल एक सरकारी पहचान पत्र दिखाकर किसी भी एलपीजी वितरक से ये कनेक्शन ले सकते हैं। इसमें पते के सबूत की भी जरूरत नहीं होगी। वहीं सरकार ने निवासियों के पैनिक बाइंग यानी कि घबराहट में खरीदारी न करने की जरूरत के अनुसार ही सिलेंडर का उपयोग करने की अपील की। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। एक अड़े मार्ग पर विधायकों और जेडीयू के नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। लगातार तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। इन मुलाकातों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। 10 तारीख को राज्यसभा के सदस्यता लेंगे और उसके पहले उनके बेटे निशांत कुमार जो जेडीयू में सक्रिय हो चुके हैं, लगातार एक्टिव हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक अन्य मार्ग की। एक अन्य मार्ग में लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार वो जेडीयू के जो नेता और विधायक हैं लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ये मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। चूँकि चर्चा है कि 10 तारीख को जब राज्यसभा के सदस्यता लेंगे नीतीश कुमार, उसके बाद वो मुख्यमंत्री कुर्सी से त्यागपत्र दे सकते हैं और उसके बाद निशांत कुमार लगातार राजनीति में फिर सक्रिय हो जाएंगे। और खबर ये भी है कि जब नई सरकार बनेगी इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, जिसका इशारा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी संजय झा ने भी किया। लेकिन उसके पहले निशांत कुमार अपने आप को लगातार तैयार कर रहे हैं और लगातार जेडीयू के जो विधायक हैं और जो नेता हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कई वरिष्ठ विधायकों के साथ साथ उन्होंने कई युवा विधायकों से भी मुलाकात की और तमाम लोगों से मुलाकात कर वो बहुत कुछ सीखना और समझना चाहते हैं। जाहिर तौर पे उन्हें जो विधायक है उन्हें भी महत्वपूर्ण बात बता रहे होंगे, महत्वपूर्ण टिप्स दे रहे होंगे। चूँकि निशांत कुमार अभी राजनीति में नए नए कदम रख रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने वरिष्ठों का सहयोग चाहिए और युवाओं का उत्साह। तो जाहिर तौर पे निशांत कुमार लगातार अपने पार्टी के विधायक और नेताओं से मुलाकात कर राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जब नई सरकार बनेगी उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसके पहले वो अपने सहयोगी विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर बहुत कुछ जानना और समझना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर निशांत कुमार लगातार सक्रिय हैं। कभी वो वरिष्ठ नेताओं के यहाँ जाकर मुलाकात कर रहे हैं और कई बार उनसे विधायक और नेता एक अन्य मार्ग में आकर मुलाकात कर रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प है। निशांत कुमार लगातार राजनीतिक तौर पे सक्रिय होते जा रहे हैं और इंतजार है कि जब नई सरकार का गठन होगा उसमें निशांत कुमार की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी और कैसे अपने पार्टी और सरकार को बेहतर तरीके से चला पाते हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही आगे सरकार चलेगी। कुमार जी के मार्गदर्शन में
बिहार आगे चलेगा। वो एनडीए के सुप्रीम लीडर हैं और बेहतरीन काम उन्होंने किया है। और नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने के बाद भी एनडीए की सरकार बिहार में थी, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी। और जो नीतीश के सपनों का बिहार है उसमें कोई व्यवधान आने वाला नहीं है। और अगली बड़ी खबर आपके सामने मधेपुरा से रखने जा रहे हैं। निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। घूसखोर एसएचओ को किया गया गिरफ्तार। पुरैनी थाना के एसएचओ अनिल कुमार सिंह को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। निगरानी विभाग ने 7,000 रुपए घूस लेते हुए दबोचा है। बताया जा रहा है कि वशिष्ठ कुमार विश्वकर्मा जमीन से जुड़े मामले न्यायालय में लंबित हैं और इसी मामले की जांच के नाम पर एसएचओ अनिल कुमार सिंह ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने मामले का सत्यापन किया। योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए पुरैनी थाना के पास से ही आरोपी एसएचओ को 7,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा। इस संबंध में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस उपाधीक्षक आसिफ इकबाल मेहंदी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। था कि अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय वाद संख्या 53/25 इनका आवेदन था ज़मीन से संबंधित, उसमें जांच प्रतिवेदन जांच करके देना था। जिनको इंडोर्स किया गया था थाना प्रभारी स्तर से श्री अनिल कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर पुरैनी थाना, लेकिन इन्होंने जांच नहीं किया और इसमें रिश्वत लेते हुए आज दिनांक 7/4/2026 को रंगे हाथ 7,000 रुपया रिश्वत देते हुए परिवादी वशिष्ठ कुमार विश्वकर्मा से लेते हुए गिरफ्तार किया गया। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं नालंदा से। ये बड़ी खबर नालंदा में एनआईए एटीएस की छापेमारी का मामला है। 6 अप्रैल को करीब 7 घंटे तक यहां पर छापेमारी चली है। बिहार शरीफ सहित 6 ठिकानों पर छापा पड़ा। अवैध हथियार कारतूस के नेटवर्क का खुलासा किया गया। ज्वेलरी शॉप की आड़ में कारतूस का धंधा यहां पर चल रहा था। अपराधी सतेंद्र सिंह ये सिंडिकेट चला रहा था। AK-47 का कारतूस सप्लाई कर रहा था। गन हाउस की आड़ में अंतर राज्य सिंडिकेट चल रहा था। कानपुर, हरियाणा, झारखंड तक इनके तार जुड़े हुए हैं। सीएसपी के जरिए पैसों की लेन देन ये करता था। सतेंद्र के ठिकानों से डिजिटल साक्ष्य डायरी भी बरामद की गई। और एक और बड़ी खबर नालंदा से ही आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर एनआईए और एटीएस की छापेमारी में बड़ी सफलता हाथ लगी। 6 अप्रैल को करीब 7 घंटे तक यहां पर छापेमारी चली है। 7 घंटे तक बिहार शरीफ सहित 6 ठिकानों पर एनआईए और एटीएस ने संयुक्त रूप से ये छापेमारी की थी। अवैध हथियार कारतूस की सप्लाई मामले में कल पीके गन हाउस में भी छापेमारी हुई थी। और छापेमारी को लेकर अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अपराधी सतेंद्र सिंह ज्वेलरी शॉप की आड़ में अवैध हथियार और कारतूस की सप्लाई का नेटवर्क चला रहा था। यहां से AK-47 का कारतूस सहित कई देसी विदेशी हथियार, गोलियों की अवैध रूप से खरीद बिक्री की जानकारी मिली। इस नेटवर्क के तार झारखंड से लेकर यूपी के कानपुर और फिर हरियाणा तक भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। हथियारों की खरीद बिक्री के बदले पैसों के लेन देन के लिए सीएसपी का इस्तेमाल हो रहा था। जांच एजेंसी ने सतेंद्र के ठिकाने पर जब दबिश दी तो वहां से डिजिटल साक्ष्य के साथ ही डायरी भी बरामद हुई है। और इसके बाद अब इसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। कहां तक ये जाल फैला है उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नालंदा में एनआईए की रेड का मामला, जिसमें डीजीपी का बयान सामने आया है। गिरोह को लेकर डीजीपी का खुलासा। अंतरराज्यीय स्तर पर ये तार फैला हुआ है। अंतरराज्यीय स्तर पर ये पूरा तार फैला हुआ है। मुख्य सरगना है विजय कालरा। पिछले साल ही कालरा गिरफ्तार किया गया। पिछले साल नालंदा कैमूर में रेड हुई थी। एनआईए इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अवैध हथियार के मामले में बिहार पुलिस, बिहार एटीएस, एसटीएफ के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी लगातार कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि कल भी राजगीर में रेड हुआ है और हम लोगों ने पिछले वर्ष गोलियों की 2 खेप भभुआ में और राजगीर में जब्त किया था। करीब 7,000 गोली जब्त किया था और उस केस को एनआईए को हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया था। और वहीं देश में नए कानून के लागू होने के बाद फॉरेंसिक जांच का महत्व काफी बढ़ चुका है। पटना में आयोजित 2 दिन के स्पेस वर्कशॉप में डीजीपी विनय कुमार ने ये बयान दिया।
इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि बिहार में हर दिन करीब 300 आपराधिक वारदातों की जांच में फॉरेंसिक साइंस की मदद ली जा रही है। डीजीपी ने कहा कि बिहार में इस वक्त 4 जिलों में फॉरेंसिक साइंस के लैब में काम हो रहा है और अगले 1 साल में 9 और जिले यानी कि कुल 13 जिलों में एफएसएल की लैब का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि आपराधिक वारदातों की जांच में तेजी आएगी, इंसाफ दिलाने में आसानी होगी। हमारे 4 लैब कार्यरत है और जो 9 फॉरेंसिक लैब्स है रीजनल लेवल पे, उन सभी का बिल्डिंग पूर्ण रूप से तैयार है। उसके लिए नियुक्तियां हो गई है असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स की, उपकरणों की खरीदगी चल रही है और हमें लगता है कि आने वाले 1-2 वर्षों में हमारे राज्य में ये 13 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगी, कार्यरत हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे 28 जिले हैं जहां पे रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नहीं है, वहां पर हम लोगों ने जिला चरण प्रयोगशाला के लिए भी सभी 28 जिलों में भवन का निर्माण कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। सभी में फोरेंसिक वैन उपलब्ध है। 50 फोरेंसिक वैन हमारे पास है। 40 जिले हैं तो प्रत्येक जिले में फोरेंसिक वैन उपलब्ध है, जो घटनास्थल पर जाकर के वैज्ञानिकों के दल के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है, एग्जिबिट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी पैकिंग कराई जाती है, सील किया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। तो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हाल के वर्षों में काफी विस्तार हुआ है। हम लोग एक नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके लिए एमओयू साइन हो चुका है, इसके लिए स्थल चयन की कार्रवाई की जा रही है और साइबर फोरेंसिक लैब राजगीर और पटना में डेवलप करने के लिए भी एनएफएसयू से हम लोगों ने एमओयू साइन किया है। आने वाले दिनों में साइबर फोरेंसिक लैब भी एक बृहद रूप से स्थापित करने में हम सफल हो पाएंगे। और भ्रष्ट लोक सेवक और सहरसा के डीआरडीए के निदेशक वैभव कुमार से ईओयू की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में किया जा रहा है। बता दें कि ईओयू की टीम ने 30 नवंबर को वैभव कुमार के सहरसा समेत कुल 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान ईओयू की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची। वैभव कुमार के ठिकानों से करोड़ों की चल अचल संपत्ति बरामद की गई। ईओयू के मुताबिक ये सभी संपत्ति वैभव ने काली कमाई से हासिल की है, जिसके बारे में आज उससे पूछताछ की जा रही है। पटना स्थित ईओयू कार्यालय से ये जानकारी सामने आई है, जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। और वहीं बिहार में भ्रष्ट पदाधिकारियों पर सरकार की पैनी निगाहें हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान इसको लेकर दिया। भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। रोजाना 2-4 लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार पर सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और इसी के तहत काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचारियों पर सरकार की पैनी निगाहें हैं। जिलावार भ्रष्टाचार पदाधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है और सभी पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस को अपनाते हुए और अभी स्पेशल ड्राइव की शुरुआत किया है। आप देख रहे होंगे प्रत्येक दिन 2-3 लोग पूरे बिहार के अंदर कोई न कोई भ्रष्टाचारी पदाधिकारी या सरकार के महकमे के लोग या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या पकड़ाए जा रहे हैं। और किशनगंज से खबर, जहां एसडीपीओ सस्पेंड हो चुके हैं। एसडीपीओ गौतम कुमार सस्पेंड किए जा चुके हैं। डीजीपी विनय कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की गई। आज से अधिक संपत्ति का ये मामला था। ईओयू की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही थी और अब देखिए इसके बाद एक्शन हो चुका है। सरकार के स्तर से अधिसूचना इसको लेकर जारी की गई। हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि उसमें अंतरराज्यीय आयाम स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। तो एनआईए के द्वारा काफी बृहद रूप से उसको अनुसंधान किया जा रहा है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा वगैरह कई राज्यों में रेड किया गया है, बिहार में भी रेड किया गया है और उसमें काफी उसका प्रभाव पड़ा है। गोलियों की सप्लाई को हम लोग चोक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर हम लोग काफी सफल हुए। एकदम अंतरराज्य जो कालड़ा ब्रदर्स हैं वो पंजाब से पकड़े गए हैं और भी इसमें अंतर्राज्यीय आयाम है, जिसको एनआईए स्पष्ट रूप से अनुसंधान। और मोतिहारी से बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। शराब कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर।
लगातार बढ़ते जा रहे बीमार लोगों का आंकड़ा। अस्पताल में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अस्पताल में इलाज कराने वालों की संख्या अब 19 हो चुकी है। कामेश्वर राम, अच्छेलाल पासवान, सोहन महतो, लल्लन राम, रामचंद्र राम भी इलाज कराने के लिए पहुंचे और अब तक कुल 19 लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं। और एक और बड़ी खबर इस मामले में आपके सामने रख रहे हैं। एक और चौकीदार की भूमिका संदिग्ध दिखी। रघुनाथपुर के चौकीदार सुरेश यादव, चौकीदार के भाई ने दिलाई थी स्प्रिट। सुखाड़ी शाह को ये स्प्रिट दिलाई गई थी। पकड़े गए तस्कर सुखाड़ी शाह ने यह खुलासा किया। तो मोतिहारी में एक हफ्ते में जहरीली शराब ने कहर बरपा रखा है। धीरे धीरे मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आंकड़ा 10 तक पहुंच चुका है। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत गंभीर है। कई लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई। इस कांड से जुड़े कई माफियाओं पर कानून का शिकंजा कस रहा है। बावजूद इसके शराब के धंधेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो लगातार देसी शराब बनाने में जुटे हैं। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर तस्करी हो रही है। जहरीली शराब कांड के बाद भी सिर्फ मोतिहारी से हर दिन तस्वीरें सामने आ रही हैं। शराब माफियाओं को कानून का कोई खौफ नहीं। पुलिस ने एक बार फिर से देसी शराब की 8 भट्टियों को ध्वस्त किया। 4700 लीटर देसी शराब नष्ट करने का काम हुआ। तो कहने को बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके मोतिहारी में जहरीली शराब से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। और इन सब के बीच सिर्फ मोतिहारी ही नहीं, बिहार के कई जिलों में हर दिन शराब के धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर अपने धंधे को चमका रहे हैं। मोतिहारी में जहां 4700 लीटर देसी शराब नष्ट करने का काम हुआ, समस्तीपुर में जब एक गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई तो शराब माफिया का खेल सामने आ गया। गाड़ी में लाखों की विदेशी शराब लदी थी। छपरा की बात की जाए तो छपरा में भी तस्कर नमक की बोरियों में छिपाकर शराब की खेप ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लगी। धंधेबाजों के मंसूबे पर पानी फेर दिया गया है। औरंगाबाद में शराब माफिया ने मिनी फैक्ट्री लगा रखी थी। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने जब वहां पर छापेमारी की तो भारी मात्रा में बोतल के ढक्कन, कच्चा माल बरामद किया गया। और सिर्फ आज की इन 4 जिले की तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफी है कि पुलिस डाल है तो शराब के धंधेबाज पात हैं। शराबबंदी को फेल साबित करने में लगे हैं। बेगूसराय से खबर अब आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर स्कूल के शौचालय में शराब मिली है। बेगूसराय से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सिसवा उर्दू मध्य विद्यालय से शराब बरामद की गई। बछवाड़ा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। शराब के नशे में घर पहुंचा था छात्र के परिजन स्कूल पहुंचे। इस मामले की शिकायत को लेकर पुलिस को शराब होने की यहां पर जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। जर्जर शौचालय से शराब बरामद की गई। मोहम्मद खुर्शीद के द्वारा ये जानकारी हुई कि पैखाना पुराना जो टूटा हुआ है पूरा उत्तर साइड, उसमें दारू का कार्टून सटा हुआ है। तो हम इनके साथ आके देखे तो बहुत है दारू। तो हम देखे तो तुरंत हम 2 मिनट में 112 को कॉल किए तो वहाँ से हमको एक नंबर मिला 15,545 नंबर। फिर वहाँ हम सूचना दिए। तब बोले कि कथी होलो तो नहीं कुछ बोल रहा था, खाली कर रहा था। तब देखे तब बोले इसका मुँह महका न, तो मुँह महका तो हम सोचे दारू पिए हुआ था। मेरा है ना जाओ, वो बोला का कि 2 बोतल ना स्कूल में पिया है दारू। थे बच्चा पढ़ कर के एक बच्चा उलटते पुलटते मेरा भतीजा गया और जा कर के उसकी मम्मी हमको कह रहा है कि पता नहीं बाबू को क्या हो गया, दांती वगैरह लग रहा था। तब एक बच्चा बताया कि वहाँ शराब पी लिया है, स्कूल के पीछे लैट्रिन रूम में शराब है, शराब पी लिया है। तो जब मैंने यहाँ आया तो देखा कि यहाँ शराब लैट्रिन में भरल है। और फिलहाल